जनरल क्राइम में तो यदि आपके साथ क्राइम हो गया तो आपने दे दी, मेरे साथ सो एंड सो क्राइम हो गई, मैं रास्ते में जा रहा था ऐसा। साइबर क्राइम में आपको यूआरएल भी देना पड़ता है, स्क्रीनशॉट भी सर्टिफाइड होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास यूआरएल नहीं है तो वो ट्रैक नहीं कर सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑलरेडी कह चुके हैं 65B के सर्टिफिकेट्स पे जो स्क्रीनशॉट्स है उसके बेस पे, सोनली उसके बेस पे कन्विक्शन नहीं हो सकते। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है, साइबर क्राइम करने वाले हर 6 महीने में क्राइम का तरीका बदल देते हैं। जी, जब एक अधिकारी किसी क्राइम के तरीके को ढूंढता है जी, उतने में वो नया तरीका ले आता है। जी। एक यूपीआई क्लोन फ्रॉड है, मैं बताना चाहूंगा, बहुत फेमस तरीका होता है, दिल्ली और बॉम्बे में चलता है। जो ऑटो वाले या रिक्शा वाले होते हैं या जो ठेला लगाते हैं वो ऐसे क्लोन यूपीआई स्कैनर अपने पास रखते हैं। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आप अपने फोन पे या यूपीआई का एक्सेस उनको दे दोगे। अच्छा। हाँ, मेरे पास एक सर क्लाइंट आया था, उसके साथ एक घटना हुई। उसकी वाइफ और वो दिल्ली शॉपिंग करने गए तो उन्होंने 10-1 हज़ार रुपए की शॉपिंग की, अकाउंट में 1-1.5 लाख रुपए थे। रात को वो आके सोते हैं, रात को पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। सुबह उनको कुछ समझ में नहीं आता है तो बैंक को पूछते हैं तो बैंक ने कहा कि आपने कहीं एक्सेस दिया है यूपीआई का, दैट्स वाई ये पैसे कटे हैं। फ्लाइट फ्रॉड में जनरली इनके पास डार्क वेब से डेटा मिल जाता है या अपने लोकल लेवल से कुछ पैसा देके ये डेटा ले लेते हैं कि पासपोर्ट इस महीने किस किस के बने हैं इस शहर में, या वीज़ा किस किस के लगे हैं। वीज़ा हमें पता लग गया फॉर एग्जाम्पल कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, तो जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा इनको सब टाइम पता होता है कि ये दिल्ली कब पहुंचेगा या ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट में कब बैठेगा। उसी टाइम वो उसके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं कि आपका जो रिश्तेदार है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, दिल्ली में इसके पास गोल्ड मिला है, तो हम कस्टम ऑफिस से बात कर रहे हैं, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा जी, तो क्या करना है सर, अब इतना पैसा आप ले आओ तो छोड़ देंगे, अदरवाइज ये 5-10 साल तिहाड़ जेल में सड़ेगा। तो लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन फोन बंद आता है, चूंकि वो फ्लाइट में होता है, फोन बंद आता है। तो फिर ऐसे भी कुछ केसेस हैं। मेरे कोई साथ वाला मिलने वाला व्यक्ति आएगा, ये आपका बैंक अकाउंट है, हाँ यार मेरा कोई यूएस से यूके से कोई पैसा आने वाला था तो मेरे अकाउंट में तो टैक्स लिमिट पूरी हो गई है, आपके अकाउंट में मैं पैसा मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जांपल आई एम अ लेमैन, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ों का, तो मैं कहूँगा मुझे क्या फ़ायदा कि आपके खाते में 10 लाख रुपए आएंगे, 2 लाख आप रख लेना। तो एक यूथ जो इसके पास 2,000-3,000 रुपए रहते हैं वो 2 लाख सुनने का, हाँ, तो वो पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो उन्हें एश्योर करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अपना अकाउंट दे दिया, 10% पे दे दिया या 5% पे दे दिया, 20% पे दे दिया, वैसे दे दिया, उसमें 10 लाख रुपए आए और 10% पे दे दिया। तो वो जैसे ही 10 लाख रुपए मेरे पास आया फ्रॉड का पैसा, विक्टिम से जो फ्रॉड का पैसा डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगा, मैं उन्हें 9 लाख रुपए दे दूंगा, 1 लाख रुपए मैं रख लूंगा। तो जो बैंक अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर जो है वो खुद लाइबल है इसके लिए। अब अल्टीमेटली किसी आदमी को बचना है कि मैं इस साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो जाऊं, जी, तो क्या करे बचने के लिए? सबसे पहले आप केवल अवेयर रहने से तो बचा नहीं जा सकता। ऐसे गैंग्स काम करती है, कुछ लड़कियों के एडमिशन करवाए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वेल प्लान, वो उसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, तो उसमें वो एडमिशन उनका करवाते हैं। वो एज अ सामान्य महिला या स्त्री के तरह वो उस कोचिंग में पढ़ती है, फिर वो किसी मीडिएटर को बीच में लेके किसी पुरुष से या लड़के से दोस्ती करती है, फिर वो उनसे दोस्ती करती है, रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, और वो टारगेट भी उन लोगों को करते हैं जैसे कोई डॉक्टर्स के बच्चे हो गए, बड़े पैसे कोई वाले बिजनेसमैन के बच्चे हो गए, उनको टारगेट करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। देयर आफ्टर उनको कहती है कि आपने मेरे साथ फोर्सफुली सेक्स किया है या फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप बनाया तो मैं आपके खिलाफ रेप के एलिगेशन ये लगाऊंगी या रेप का केस है वो करूंगी। तो फिर इस वजह से भी मोटा पैसा है वो एक्सटॉर्ट किया जाता है। ये सेक्स टॉर्चर नाम से फेमस है। ये सेम वीडियो कॉल के थ्रू भी होता है। स्कूल में शिक्षकों ने कॉमर्स विषय चुनने की सलाह दी, जिसे मान भी लिया गया। फिर सीए बनने का प्रयास किया, लेकिन दिल को सुकून नहीं मिला। कानून की ओर रुझान बढ़ा तो एलएलबी का रुख किया। जल्द ही महसूस हुआ कि क्रिमिनल लॉयर का रुतबा और ओहदा सबसे अलग होता है, तो उसी दिशा में बढ़ चले। लेकिन जैसे जैसे साइबर क्राइम के मामले बढ़ते गए, ये समझ आया कि इस क्षेत्र में लोगों को सही मार्गदर्शन और कानूनी सहायता की जरूरत है। इसी सोच के साथ साइबर अपराध मामलों में प्रैक्टिस शुरू कर दी। आज हमारे साथ है एडवोकेट रेवंत सिंह राठौड़। हम इनसे जानेंगे साइबर क्राइम कैसे तेजी से बढ़ रहा है, कौन कौन से नए तरीके अपनाए जा रहे हैं अपराध करने के लिए, अगर किसी के साथ साइबर क्राइम हो जाए तो तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कैसे होती है। ये जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है ताकि आप सतर्क रहें और साइबर अपराध से खुद को बचा सकें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ।
नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन रामावत, टॉक विद बीएमआर में आपका स्वागत है। रेवंत सिंह, टॉक विद बीएमआर में आपका बहुत बहुत स्वागत। आप वकील हो जी। ये पैसा क्यों चला? एक्चुअली जब मैं 8th क्लास में था जी। तो मेरे पिताजी तो केंद्र सरकार में रेलवे में सर्विस करते थे, तो हम एक साधारण जीवन जीते थे। तो एक सामने वकील साहब रहते थे, वो एक लेविश गाड़ी रखते थे, उनके एक स्टैंडर्ड था और उनके बात करने का तरीका जो था और उनके जो फैमिली का जो एजुकेशन लेवल था, तो उससे मैं काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर्ड हुआ। उस टाइम मुझे नहीं पता था कि वकील कैसे बना जाता है। फर्स्ट टाइम ऐसा आया कि मुझे वकील बनना चाहिए। मैं उस टाइम 8th क्लास में था। अच्छा जी, 8th क्लास में था, तो उस टाइम की बात है। फिर 9th 10th जैसे तैसे करके धक्के खा के पास की। एक्चुअली मैं 5th क्लास तक तो कॉन्जिक्यूटिव टॉपर रहा। फिर 6th क्लास में जब अलजेब्रा आ गया मैथमेटिक्स में, सो आई वाज लिटिल बिट कंफ्यूज्ड विद मैथमेटिक्स एंड ऑल, तो फिर इच्छा नहीं हुई मैथमेटिक्स पढ़ने की। फिर फिजिक्स में भी इंटरेस्ट लूज हो गया, केमिस्ट्री में भी लूज हो गया, बायोलॉजी मेरा अच्छा था, सोशल साइंस बहुत अच्छा था। तो फिर 6th 7th 8th 9th जैसे तैसे धक्के लगा के पास किया। फिर 10th जब मैंने पास किया तो अराउंड 60% के आसपास मेरे बने थे। और 11th में मुझे एक सर मिले, उनका नाम मनीष अग्रवाल था। उन्होंने कहा कि तेरी मैथमेटिक्स यदि वीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री वीक है, तो तुझे कॉमर्स लेना चाहिए, और यदि आप कॉमर्स ले लोगे तो एक नया जीवन यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, बेस भले से आपका वीक हो। उनकी जो गाइडेंस थी उनको मैंने फॉलो करके कॉमर्स में बहुत अच्छा किया। फिर मैंने 12th में, मेरी सिटी है उसमें, अकाउंटेंसी में टॉप भी किया। अच्छा जी। फिर 12th के बाद में जब मैं यहाँ पे आ गया, मेरी एजुकेशन इंदौर मध्य प्रदेश से हो रखी है 12th तक की जो स्कूलिंग एजुकेशन है। उसके बाद में जब 2016 में यहाँ पे आया तो 2016 में मैंने क्लैट अटेम्प्ट दिया था। उस टाइम क्लैट के बारे में इतनी अवेयरनेस नहीं थी क्योंकि इंटरनेट हर किसी के पास एक्सेस नहीं था। जियो भी 2016 के बाद ही आया है। तो उस टाइम जब मैंने क्लैट दिया तो क्लैट मेरा हो गया, लेकिन समहाउ कुछ फैमिली कंडीशंस के कारण घर छोड़ के जाना उस टाइम उचित नहीं था। दैट्स व्हाई आई डिडंट जॉइन देयर। उसके बाद में 1 साल का ड्रॉप लिया, फिर मतलब भारत भ्रमण टाइप किया, राजस्थान में अलग अलग जगह घूमी। तो 1 साल मैं थोड़ा पढ़ाई से दूर रहा, तो उस समय काफ़ी लोगों ने कहा कि ये पढ़ाई से दूर हो चुका है, ऐसा वैसा। फिर ग्रेजुएशन की, देर आफ्टर मैंने 3 ईयर लॉ में एडमिशन लिया। किसी ने कहा नहीं कि आपके इतने अच्छे नंबर है, सीए बन लो, सीएस कर लो? मैंने सर 2016 के अंदर सीए में एडमिशन लिया, तो जो सीए सीपीटी होता है, एंट्रेंस होता है जी, उसमें मैं फेल हो गया। फिर सीए फाउंडेशन में मैं आया, सीए फाउंडेशन मैंने क्रैक कर लिया। फिर मैंने सीए इंटर की कोचिंग भी स्टार्ट कर ली अलॉन्ग विद बीबीए के साथ में सीए इंटर की मैं कोचिंग कर रहा था। तो सीए इंटर की कोचिंग जब मैं करता था, जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको 10-10 11-11 घंटे कोचिंग में बैठना पड़ता है। तो एक दिन अचानक मैंने सीए इंटर की फीस भी भर दी थी मेरे पिताजी ने। तो दूसरे महीने की बात है, जब मैं सीए इंटर की कोचिंग कर रखा था, तो मुझे एकदम से ऐसा लगा कि भाई ये हमसे नहीं हो पाएगा। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी जाऊंगा तो मैं सोसाइटी के लिए क्या कर पाऊंगा। सो मुझे उस टाइम ही लग गया कि मुझे वकील ही बनना है, एडवोकेट ही बनना है। तो मैंने ग्रेजुएशन के साथ ही लॉ के सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दिया और लॉ में मेरा इंटरेस्ट और डेवलप किया। जज नहीं बनना? जज बनने का सोचा नहीं है अभी। 8-10 साल तो कुछ योजना नहीं है जुडिशरी में जाने की। जुडिशरी बहुत अच्छी सेवा है, लेकिन मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ सीनियर्स हैं जो जुडिशरी सर्विसेज में हैं। जब वो मुझे देखते हैं, मेरे स्टेटस देखते हैं, तो वो कहते हैं कि यहाँ पे एक एकांतवासी जीवन है, यदि आप सोशल लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो तो यू मस्ट गो देयर। उसके लिए जज अच्छी नहीं है। ठीक है, जजशिप आप जस्टिस डिलीवर करते हैं, लेकिन आपके पास एक लिमिटेड स्कोप है। लेकिन लॉ में एज अ लिटिगेंट लॉयर या एज अ लीडर जो एम्बिट है सोशल सर्विस का, वो फेनोमेनल है, वो काफी ज्यादा है। आपने छात्र संघ का चुनाव लड़ा जी, अध्यक्ष बने जी। नेता बनना है? सोचा नहीं है, नेता तो नहीं है, एक लीडर की भूमिका में मैं अपने आप को कहीं ना कहीं देखता हूँ। जब भी मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ लैक इन लीडरशिप, यदि कहीं लीडरशिप में कमी है और मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ तो मैं आगे आता हूँ। और काफ़ी लोगों ने मुझे कहा था कि जब मेरा डीएसएनएलयू में चयन हुआ कि आप क्लैट में नहीं गए, तो जो नियति होती है, जो किस्मत होती है, वो इस प्रकार काम करती है। यदि मैं उस टाइम चले जाता वहाँ पे एनएलयू में, तो मैं कभी छात्र संघ का चुनाव नहीं लड़ पाता, विद्यार्थी परिषद से जुड़ नहीं पाता, और आज मैं स्टेट में को कन्वेनर हूँ एबीवी में, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में, तो ये दायित्व भी मुझे नहीं मिल पाता और इतने लोगों से मेरे संपर्क कभी नहीं हो पाते यदि मैं एनएलयू चले आता। तो ये नियति तय थी जी, कि कहाँ जाना है। जी। आप किस क्षेत्र में प्रैक्टिस करना तो प्रेफरेंस करते हो? जी, मेरा शुरू से था कि मैं इंस्पायर्ड था वो फौजदारी के वकीलों से था, जो क्रिमिनल लॉयर्स होते हैं, क्योंकि जो उनका ऑरा होता है, एटीट्यूड होता है, स्टैंडर्ड होता है, वो बहुत शानदार होता है। और एक
मतलब लोग उनसे डरते हैं कि ये फौजदारी के वकील साहब हो गए। इवन मैंने जजेस को भी देखे हैं कि जब बार की स्ट्राइक्स होती है या कोई कोर्ट रूम में कोई गर्मा गर्मी हो जाती है तो फौजदारी के वकील वो किसी से नहीं डरते। इवन हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, वो किसी से नहीं डरते, ना लीडर से डरते। तो मैं उनसे इंस्पायर्ड था, तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था अर्ली डेज में कि मुझे फौजदारी में ही वकालत करनी है, क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में जब साइबर ऑफेंसेस बढ़े 2016 के बाद में, जब सभी के पास इंटरनेट एक्सेस आ गया, तो मैंने कहा फौजदारी वकालत क्रिमिनल लॉ में जो ट्रेडिशनल क्रिमिनल प्रैक्टिस है, जो सीरियस क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनमें, और साथ ही साथ साइबर में और मैट्रिमोनियल में भी प्रैक्टिस करनी है। खास रुचि साइबर में है जी तो मैं इस पर थोड़ा सा जानना चाहूंगा, जी। क्या है साइबर लॉ? साइबर लॉ सर एक्चुअली क्या है कि हम सब इंटरनेट से घिरे हुए हैं, हम सब इंटरनेट एक्सेस करते हैं। साइबर वर्ल्ड में या इंटरनेट के माध्यम से कोई भी क्राइम होता है, दैट इज साइबर क्राइम। फॉर एग्जाम्पल, आप मोबाइल चला रहे हैं, आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, साइबर वर्ल्ड में ये क्राइम हो गया, तो ये साइबर क्राइम हो गया। आपका किसी ने फेक आईडी बना लिया, किसी से पैसा एक्सटॉर्ट कर लिया या आपको डिफेम कर लिया, तो ये जितने भी क्राइम्स साइबर वर्ल्ड में हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हो रहे हैं, तो ये सारे साइबर क्राइम। इसको गवर्न करने वाला साइबर लॉ है। साइबर लॉ है। साइबर लॉ में भी मोटा मोटी एक हमारे पास एक्ट है जिसको हम आईटी एक्ट के नाम से जानते हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। तो उसी के अंदर सारे सेक्शंस हैं जो बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन होगा, क्राइम्स किस किस प्रकार के होंगे, इसमें सजा क्या होंगे, और कुछ जो पुराना आईपी से था वो भी प्रोविजन अट्रैक्ट होते हैं जब भी साइबर क्राइम होता है। और अब बीएनएस जो है आईपीसी की तर्ज पर जो नया कानून बना है, उसके भी कुछ सेक्शन है वो अट्रैक्ट होते हैं जब भी साइबर क्राइम होता है। मार्केट में ये चलती है कि साइबर लॉ इतना इफेक्टिव नहीं है जी। क्राइम करने वाले एक तरह से क्राइम करते हैं, जो इन्वेस्टिगेशन करने वाले लोग हैं वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। इसमें कितनी सत्यता है? मैं बिल्कुल एग्री हूं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल कि अभी पिछले 3 सालों से एक हाई कोर्ट का भी कई बार आग्रह था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन होने चाहिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पुलिस स्टेशन हैं, जो लोकल थाने हैं, वहां पे ना तो साइबर के एक्सपर्ट है। यदि किसी व्यक्ति का मर्डर हो गया तो वो उसी थाने में जा रहा है, किसी के साथ 20,000 30,000 रुपए का फ्रॉड हो गया वो भी उसी थाने में जा रहा है। तो ये लाजमी है कि जो स्टाफ है या जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या जो इंस्पेक्टर्स होते हैं वो मर्डर केस में अपना ध्यान ज्यादा आकर्षित करेंगे या वहां पे काम करना पसंद करेंगे, क्योंकि वहां पे एक व्यक्ति की हत्या हुई। लेकिन साइबर क्राइम पे इतना वो ध्यान नहीं देते थे। तो 2020-21 से हम देख रहे हैं प्रत्येक जिले में साइबर पुलिस स्टेशन अब बन चुके हैं। 2021 से ही बनने शुरू हुए हैं, 2025 में लगभग जिलों के अंदर साइबर पुलिस स्टेशन है। अब साइबर पुलिस स्टेशन में दिक्कत यह है कि जो सेक्शन 78 ऑफ द आईटी एक्ट है वो कहता है जब भी कोई ऑफेंस आईटी एक्ट के अधीन होगा, यानी साइबर क्राइम से कोई भी अपराध होगा, तो जो उसका इन्वेस्टिगेशन करेगा वो इंस्पेक्टर की रैंक के नीचे व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन सामान्यतः जो सीआरपीसी या बीएनएसएस के प्रोविजन है उसमें हेड कांस्टेबल लेवल का व्यक्ति भी इन्वेस्टिगेशन वहां से शुरुआत हो जाती है। जी। और जो हमारे पास इंस्पेक्टर्स है वो भी ट्रेंड नहीं है, क्योंकि ये एक टेक्निकल ऑफेंस है। टेक्निकल ऑफेंस में यदि आप टेक एक्सपर्ट नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन करने में बड़ी दिक्कत होती है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि बहुत ज्यादा एक्विटल्स इस कारण हो गए। आप अंतिम छोर तक पहुंचते नहीं हो क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है। जी, और ट्रेस ही नहीं कर पाते हो बिकॉज आपको पता नहीं है कि कंप्लेंट कैसे देनी है। और इसलिए मैं आपका ध्यान एक चीज पर और आकर्षित करना चाहता हूं कि जब भी किसी के साथ साइबर क्राइम होता है या कोई भी क्राइम होता है तो इनिशियल कंसल्टेशन एडवोकेट से जरूरी है। आपको किस प्रकार से इंफॉर्मेशन देना है पुलिस स्टेशन में या जो भी अथॉरिटी है गवर्न कर रही है उसको, ये जरूरी है। जनरल क्राइम में तो यदि आपके साथ क्राइम हो गया तो आपने दे दी मेरे साथ सो एंड सो क्राइम हो गई, मैं रास्ते में जा रहा था ऐसा। साइबर क्राइम में आपको यूआरएल भी देना पड़ता है, स्क्रीनशॉट भी सर्टिफाइड होना चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास यूआरएल नहीं है तो वो ट्रैक नहीं कर सकता। ऑनरेबल हाई कोर्ट्स ऑलरेडी कह चुके हैं 65B के सर्टिफिकेट्स पे जो स्क्रीनशॉट्स है उसके बेस पे, सोनली उसके बेस पे कन्विक्शन नहीं हो सकते। तो मैंने खुद ने ट्रायल्स में ऐसा देखा है कि सीधे स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, उसका सीजर बना के 65B का सर्टिफिकेट हो जाता है, जो कंप्लेनेंट है उसका यूआरएल नहीं होता। हाँ, यूआरएल उसमें नहीं तो उसके कारण एक्विटल हो जाता है। जी। तो ऐसे काफी और लेकुनाज भी होते हैं। बिना यूआरएल तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, कोई भी स्क्रीनशॉट है वो आप लगा सकते हो, तो सोनली उस बेस पे कन्विक्शन नहीं हो सकता। और क्रिमिनल लॉ में एक कार्डिनल प्रिंसिपल है, द प्रोसिक्यूशन हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट। ये सभी कानूनों पे एप्लीकेबल है। कुछ कानून हैं जिसमें प्रेजम्पशन अपोजिट होते हैं, जैसे पोक्सो के कानून हो गए, या जहां पे कॉन्शियस पोजीशन है एक्साइज के केसेस में या नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के केसेस में, तो वहां पे थोड़ा प्रेजम्पशन का रहता है। लेकिन प्रोसिक्यूशन को अपना केस बियॉन्ड द रीजनेबल डाउट प्रूव करना ही पड़ेगा। अच्छा, एक चीज और देखी जाती है, साइबर क्राइम करने वाले हर 6 महीने में क्राइम का तरीका बदल देते हैं।
जी जब एक अधिकारी किसी क्राइम के तरीके को ढूंढता है जी उतने में वो नया तरीका ले आता है। जी सर, जब से साइबर क्राइम होने स्टार्ट हुए, तो जब से कंप्यूटर्स हमारे पास आए, उस टाइम लॉटरी फ्रॉड करके चला करता था। लोगों के पास ईमेल भेजते थे, लिमिटेड लोगों के पास ईमेल एक्सेस और कंप्यूटर एक्सेस था। तो लोगों को ईमेल जाते थे कि आपकी लॉटरी खुली है, आप इतना पैसा डिपॉजिट कर दें, हम आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल देंगे। तो वहां से शुरुआत होती है। उसके बाद में जब इंटरनेट एक्सेस आया 2016-17 में सबके पास में, तो जमताड़ा झारखंड क्षेत्र में लोगों ने ओटीपी फ्रॉड करना स्टार्ट किया। जैसे ही लोगों ने अपना बैंक अकाउंट अपने मोबाइल नंबर से लिंक करना शुरू किया, तो लोगों ने अनऑथराइज्ड वे, हम कह सकते हैं, डेटा निकाल लिया, डेटा की चोरी की। और उस डेटा की चोरी करके उनको कॉल करते थे कि आपका क्रेडिट कार्ड है जो सो एंड सो डेट को एक्सपायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है, हम बैंक की तरफ से बोल रहे हैं, आप ओटीपी नंबर बता दीजिए, हम इसे एक्टिव कर देंगे या रिन्यू कर देंगे। तो ऐसे काफ़ी फ्रॉड चला। तो लोग अब जाके कहीं ना कहीं अवेयर हो गए कि ओटीपी हमें नहीं देना, या अननोन नंबर से कोई कॉल आता है तो हमें सीवीवी नंबर वगैरह नहीं बताना। जी। लेकिन साइबर क्रिमिनल सर इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि वो हर दूसरे तीसरे महीने, 6 महीने भी नहीं, हर दूसरे तीसरे महीने जो साइबर क्राइम करने का तरीका होता है वो चेंज करते हैं। एक यूपीआई क्लोन फ्रॉड है, मैं बताना चाहूँगा, बहुत फेमस तरीका होता है, दिल्ली और बॉम्बे में चलता है। जो ऑटो वाले या रिक्शा वाले होते हैं या जो ठेला लगाते हैं, वो ऐसे क्लोन यूपीआई स्कैनर अपने पास रखते हैं। जैसे ही आप स्कैन करोगे तो आप अपने फ़ोन पे या यूपीआई का एक्सेस उनको दे दोगे। अच्छा। हाँ, मेरे हाँ। पास एक सर क्लाइंट आया था, मुझे याद है 2-3 3-4 महीने पहले की बात है। तो उसके साथ एक घटना हुई, उसकी वाइफ़ और वो दिल्ली शॉपिंग करने गए। तो उन्होंने 10-1 हज़ार रुपए की शॉपिंग की, अकाउंट में 1 डेढ़ लाख रुपए थे। रात को वो आके सोते हैं, रात को पूरा अकाउंट खाली हो जाता है। सुबह उनको कुछ समझ में नहीं आता है, तो बैंक को पूछते हैं, तो बैंक ने कहा कि आपने कहीं एक्सेस दिया है यूपीआई का, दैट्स व्हाई ये पैसे कटे हैं। उन्होंने कहा हमने तो दिया नहीं। हाँ, हमने दिया नहीं। हाँ। फिर वो कहे आप साइबर पुलिस स्टेशन जाओ। तो साइबर पुलिस स्टेशन गए, साइबर पुलिस स्टेशन वालों ने बोला कि ना तो आपके पास फ़ोन आया, ना कोई ओटीपी आया, ये कैसे हो सकता है? मेरे संपर्क में वो थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा-ऐसा हो गया है। मेरा एक क्लाइंट था, उसने मुझे ये बताया था कि अभी ये हाल-फिलहाल ये ट्रेंड चल रहा है। एक्यूज था। हाँ, एक एक्यूज़ था। एक्यूज़ से हमारी हाँ। जनरली बातें होती रहती है कि भैया किस प्रकार के फ्रॉड चलते रहते हैं। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो अवेयर हूँ, मेरे साथ ऐसा फ्रॉड नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि सर आप भी इसमें फँस सकते हो। मैंने कहा कैसे? कैसे? क्लोन फ्रॉड चलता है। क्लोन फ्रॉड में आप जैसे ही स्कैन करके पेमेंट करते हो, तो आप अपना एक्सेस उसको दे देते हो। ये अभी मार्केट में नया नया आया ये है। नया चल रहा है। तो मैं मान लो कहीं जा रहा हूँ, जी, तो मैंने ओला उबर की या कहीं से कोई परचेजिंग की जी। और मैंने वहां पैसे दिए, तो मेरा सारी चीजें वहां ट्रांसफर हो जाएगी। एक्सेस वहाँ जो पे ये चला क्लोन जाएगा। की जो बात जी, कर जी, रहे हो जी। एक्सेस वो चला आप। जाएगा उसके पास। फिर क्या हुआ उसमें? तो उसमें वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको कहा कि ये यूपीआई क्लोन के माध्यम से आपने अपना एक्सेस है वो उनको दे दिया है, दैट्स व्हाई उन्होंने आपके साथ चीट कर लिया। तो उसकी मैंने पूरी कंप्लेंट लिखी, वो कंप्लेंट साइबर पुलिस स्टेशन जाके आए। तो वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा होता है क्या? मैंने कहा ऐसा होता है और अब ये धीरे-धीरे ये क्राइम भी बढ़ेगा। तो उन्होंने एफआईआर दर्ज की, फिर उनका पैसा है वो होल्ड कर दिया था। उन्होंने 1930 जो टोल फ्री नंबर होता है, किसी के साथ भी यदि साइबर क्राइम हो जाए, एज़ सून एज़ पॉसिबल जैसे ही आपको लगे कि आपके साथ साइबर क्राइम हो गया है, टोल फ्री नंबर 1930 पे कॉल करें और सारी डिटेल्स उन्हें दे दें। जिस खाते में पैसा गया है, वो उस अकाउंट को फ्रीज़ कर देंगे, वो पैसा है वो होल्ड कर देंगे। ये कितनी देर में कर देते हैं? ये विदिन 10 मिनट्स ये कर देते हैं। अच्छा। जी। जब और किसी के साथ भी फ्रॉड हो, जी। 1903 पे कॉल कर हाँ, दो, पूरी डिटेल दे 1930 दो। 1930 1930 पर। जी, 1930 पे कॉल कीजिए, सारी डिटेल्स आप दे ये दीजिए। अवेयरनेस है नहीं अभी तक। ये अवेयरनेस कम है, लेकिन गवर्नमेंट अब आपको पता है कि रिंग ट्यून, कॉलर ट्यून्स पे भी ये सब चला रही है कि जिसके साथ भी फ्रॉड हो तो ऐसा करे। तो वो पैसा फिर हमने वापस दिलाया थ्रू कोर्ट ऑर्डर। पर एक चीज है ना वकील साहब की, मैं तो ये देखता हूँ कि मुझे ओटीपी नहीं देना, जी। मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं देनी, जी, तो मैं तो सेफ हूँ। जी। पर जिस हिसाब से आप बता रहे हो उस जी। हिसाब से तो कोई सेफ नहीं है। कोई भी किसी के साथ भी फ्रॉड हो सकता फ्रॉड है। हो सकता है। और इसके साथ में अब डीप फेक का भी बहुत चल रहा है कि आपकी इन्फॉर्मेशन ली, आपका फोटो एक्सेस लिया और सेम आप जैसी ही शक्ल का कोई ऐसा नग्न वीडियो, न्यूड टाइप वीडियो उन्होंने शूट कर दिया और आपको ही भेजते हैं, जिसमें मैं हुई नहीं। जिसमें आप एक्चुअल में नहीं हो। आपकी फोटो उन्होंने एआई से एडिट वगैरह करके आपको वो भेजते हैं। दैट्स नोन एज बाय डीप फेक कि आपने ऐसा ऐसा इस लड़की के साथ किया है, ये वीडियो हमारे पास आ गया है, मैं आपके सारे कॉन्टेक्ट को शेयर कर रहा हूँ या इसको मैं वायरल कर रहा हूँ, आप मुझे 2 लाख दे दीजिए, 5 लाख दे दीजिए। तो ऐसे डीप फेक करके भी सामान्य आदमी तो डर जाता है। सामान्य आदमी डर जाता है, उसको इज्जत का बहुत ज्यादा डर होता है कि समाज में मेरी इज्जत का क्या होगा। तो वो ऐसे करके भी ये भी चल रहा है। अच्छा। जी। अभी एक रिसेंट और चल रहा है सर। अभी 2 महीने पहले ये मेरे पास एक क्लाइंट आया कि सर मेरे पास एक कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि आपका बेटा यहाँ आया था, इसके पास ड्रग्स मिले हैं, ये हमारे पास कस्टडी में है।
वो कहता है बताओ मुझे, तो वीडियो कॉल करते हैं। वीडियो कॉल करके खुद पूरा सेटअप रहता है पुलिस स्टेशन जैसा, खुद पुलिस ऑफिसर खुद को प्रिटेंड करते हैं और वो इशारा करके कहते हैं कि ये कस्टडी में जो बैठा है ये आपका बेटा है, इसने हमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं, और वो बेटा उसी शहर में रहता है, वो उसी शहर का पुलिस स्टेशन का ऐसा बनाते हैं। तो फिर ऐसा करके भी फ्रॉड चल रहा है। उनको पता कैसे चलता है? वो सारी इन्फॉर्मेशन वो लेते हैं, डार्क वेब से इन्फॉर्मेशन नहीं तो पेरेंट्स या जो भी उनके जी। नॉन होते हैं वो अपने परिचित से बात नहीं करते कि तुम कहाँ हो? अब सामान्य आदमी है, फोन फॉर एग्जांपल किसी का बंद आ रहा है, आप कांटेक्ट कर रहे हो, फोन बंद आ रहा है, और उनको ये पता होता है कि जब किसी का फोन बंद आए तभी है ये, इस दौरान ही हमें ये साइबर क्राइम करना है। फॉर एग्जांपल कोई कोचिंग में गया हुआ बच्चा, 8 घंटे वो कोचिंग में है, तो 8 घंटे यदि फोन साइलेंट है या फोन बंद है तो कांटेक्ट नहीं कर तो सकते। ये लोग पूरी रेकी करते हैं। पूरी रेकी करते हैं, इनको सब पता होता है। वैसे ही इसी बेस पे जो फ्लाइट फ्रॉड है वो भी इसी बेस पे होता है। ये फ्लाइट फ्रॉड क्या है? फ्लाइट फ्रॉड में जनरली इनके पास डार्क वेब से डेटा मिल जाता है, या अपने लोकल लेवल से कुछ पैसा देके ये डेटा ले लेते हैं कि पासपोर्ट इस महीने किस किस के बने हैं इस शहर में, या वीज़ा किस किस के लगे हैं। वीज़ा हमें पता लग गया फॉर एग्जांपल कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली से मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, तो जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा इनको सब टाइम पता होता है कि दिल्ली कब पहुंचेगा या ऑस्ट्रेलिया फ्लाइट में कब बैठेगा। जैसे ही वो फ्लाइट में बैठता है तो फ्लाइट में ऑन कर लेता है, कॉल लग नहीं पाते, उसी टाइम वो उसके रिलेटिव्स को कॉल करते हैं कि आपका जो रिश्तेदार है वो ऑस्ट्रेलिया जा रहा था, दिल्ली में इसके पास गोल्ड मिला है, तो हम कस्टम ऑफिस से बात कर रहे हैं, इसको हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा जी, तो क्या करना है सर, अब इतना पैसा आप ले आओ तो छोड़ देंगे, अदरवाइज ये 5-10 साल तिहाड़ जेल में सड़ेगा। तो लोग उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फोन बंद आता है, क्योंकि वो फ्लाइट में होता है, फोन बंद आता है। तो फिर ऐसे भी कुछ केसेस हैं। तो इन सब से बचे कैसे? बचे आपको अवेयर रहना पड़ेगा, हर दूसरे तीसरे महीने जो नए नए टाइप्स आ रहे हैं फ्रॉड के, उसके बारे में भी आपको जानना पड़ेगा, यही एक बचने का कारण है। सरकार अभी कॉलर ट्यून्स या दूसरी जो भी अवेयरनेस की चीजें जो फैला रही है, पैसे तो अल्टीमेटली अकाउंट्स में जाते हैं, अकाउंट्स में जाते हैं। तो बैंकों की जवाबदेहिता तय क्यों नहीं करती सरकार? बैंकों में सर ऐसा है कि अभी मैं आपको बताऊं, राजस्थान में बीकानेर और जोधपुर 2 जिले हैं, वहां पे करीब 50,000 के आसपास लोगों ने अपने अकाउंट बेच दिए अब भी। जी। फॉर एग्जाम्पल मैं यूथ हूँ, 21 साल का मैं लड़का हूँ, मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कॉलेज में काम करता हूँ, मेरे कोई साथ वाला मिलने वाला व्यक्ति आएगा, ये आपका बैंक अकाउंट है? हाँ। यार मेरा कोई यूएस से यूके से कोई पैसा आने वाला था, तो मेरे अकाउंट में तो टैक्स लिमिट पूरी हो गई है, आपके अकाउंट में मैं पैसा मंगवा लेता हूँ। मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आई एम अ लेमैन, मुझे नहीं पता ये सारी चीज़ों का, तो मैं कहूँगा मुझे क्या फ़ायदा कि आपके खाते में 10 लाख रुपए आएंगे, 2 लाख आप रख लेना। तो एक यूथ जो इसके पास 2,000-3,000 रुपए रहते हैं, वो 2 लाख सुनेगा, हाँ, तो वो पूछता है कि कोई दिक्कत तो नहीं है, तो वो उन्हें एश्योर करते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, अपना अकाउंट दे दिया, 10% पे दे दिया या 5% पे दे दिया, 20% पे दे दिया, वैसे दे दिया, उसमें 10 लाख रुपए आए और 10% पे दे दिया। तो वो जैसे ही 10 लाख रुपए मेरे पास आया फ्रॉड का पैसा, विक्टिम से जो फ्रॉड का पैसा डायरेक्ट मेरे अकाउंट में आएगा, मैं उन्हें 9 लाख रुपए दे दूंगा, 1 लाख रुपए मैं रख लूंगा। तो जो बैंक अकाउंट होल्डर है, अकाउंट होल्डर जो है, वो खुद लाइबल है इसके लिए जी। और उसको तो पता ही नहीं होता कि हो क्या रहा है। विधि की भूल क्षम्य नहीं है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज इन लॉ, है ना। तो आप ये नहीं कर सकते कि मुझे नहीं पता था कि चोरी करना अपराध है, ये आपको जानकारी में नहीं थी, इससे आप बच नहीं सकते। अच्छा, एक वर्ड और चलता है, डार्क वेब जी, ये क्या है? जो वेब की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, उसमें 2-3 लेयर्स बनी हुई। एक तो सरफेस वेब है जो जनरली हमें गूगल पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, वो सरफेस वेब है, वो सबके लिए इजीली एक्सेस है। एक डीप वेब होता है, उसके अंदर प्राइवेट डेटा होते हैं, प्राइवेसी होती है लोगों की, ईमेल अकाउंट्स होते हैं। एक होता है डार्क वेब। डार्क वेब एक डिफरेंट टाइप की दुनिया है जिसके अंदर सारे जो इलीगल मीन्स होते हैं या इलीगल मीन्स से जितने भी काम होते हैं वो उसी में होते हैं। उसके अंदर यदि आपको कोई ऐसा डेटा चाहिए जो इजीली अवेलेबल नहीं हो पाता, किसी व्यक्ति का प्राइवेट डेटा है, वो आप ले सकते हो डार्क वेब के थ्रू। या कोई ऐसी डील्स करनी है, फॉर एग्जांपल आर्म्स एमिनेशंस की करनी है, ड्रग्स की आपको डील करनी है, तो वो आप टॉर, एक ब्राउजर चलता है, 2-3 ब्राउजर हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के, एक TOR करके टॉर करके ब्राउजर है, उस ब्राउजर पे आप एक्सेस करके वैसा कर सकते हैं। इट इज टोटली इलीगल इन इंडिया, लेकिन इसको कोई भी एक्सेस कर सकता है। टेक्निकल एक्सपर्ट यदि आप हैं या टेक्निकल एक्सपर्ट के माध्यम से आप ये एक्सेस कर सकते हैं। और जो आपका और हमारा जो डेटा है, जो हम हर जगह देते रहते हैं, हमारी सिम कार्ड लेते वक्त या होटल में चेक इन करते वक्त, तो ये सारा का सारा जो डेटा है, वो सारा का सारा डेटा डार्क वेब पे थोक में बिकता है, 1 रुपी पर डॉक्यूमेंट, 2 रुपी पर डॉक्यूमेंट, ऐसा कोई भी ले लो, कोई भी ले लो। तो इस पे गवर्नमेंट सख्ती क्यों नहीं कर रही? गवर्नमेंट ने तो बैन कर रखा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कह रखा है कि डेटा प्राइवेसी होनी चाहिए,
लेकिन यहाँ के लोग मिले में, बाकी गवर्नमेंट अब प्रयास कर रही है कि इसे रोका जाए, ऐसे ब्राउजर्स हैं उन्हें रोका जाए। और ये डीप वेब क्या है? डीप वेब में तो जनरली जो डेटा है, हमारे पर्सनल डेटास हैं, वही उसके अंदर है। फॉर एग्जांपल ईमेल अकाउंट हो गया, ये हो गया। ये भी इजी एक्सेस है? हाँ, ये भी आप एक्सेस ले सकते हो। अब अल्टीमेटली किसी आदमी को बचना है कि जी। मैं इस साइबर क्राइम का शिकार नहीं हो जाऊं, जी, तो क्या करे बचने के लिए? सबसे पहले आप केवल अवेयर रहने से तो बचा नहीं जा सकता। हाँ, अवेयरनेस एक हद तक ठीक है। उसके बाद में आप प्रयास करें कि आपका जो बैंक अकाउंट हो, तो उसमें एक ही सिम अटैच्ड हो, वो सिम आपके पास ही रहती हो और वो सिम आपके नाम से हो। हमने कई बार देखा है, बैंक अकाउंट तो मेरा है, सिम मैंने किसी थर्ड पर्सन के नाम के लिए रखी है, वो गुम गई सिम, किसी ने वापस उस नंबर से इशू करवा ली, तो वो हो सकता है। तो आपको ये एश्योर करना है कि जो सिम आप यूज कर रहे हो या हैंडसेट जो आप यूज कर रहे हो वो आपका ही हो। दूसरी बात, अवेयरनेस के अलावा आप देख सकते हैं कि अनऑथराइज्ड डीलर को जब भी आप पैसा भेजें, फॉर एग्जांपल आप दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, किसी ठेले वाले को कहीं से आपने कपड़े ले लिए और स्कैन कर दिया उनका, तो ये ध्यान रखना है कि बाहर आप जब भी जाएं तो प्रयास यही करें कैश में आप पेमेंट। केस कैरी का तो सिस्टम ही हट गया, अब कोई आजकल कैरी करता ही नहीं है जी, कैश। कैश का सिस्टम हट गया, तो इसीलिए ये जो साइबर क्रिमिनल्स हैं इसका फायदा उठा रहे हैं। और अपने मोबाइल फोन में जितने भी आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, फॉर एग्जांपल चाइनीज लोन एप्लीकेशंस काफ़ी चल रहे हैं। चाइनीज लोन एप्लीकेशंस में जब भी आप लोन लेंगे तो आपको फोटोज़ का एक्सेस देना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस देना पड़ेगा और पूरे फ़ोन का एक्सेस देना पड़ेगा। तो फिर वो 5,000 का लोन ले लिया तो फिर आपसे 10,000 भरवाते हैं। 10,000 नहीं दोगे तो फिर एआई के माध्यम से आपसे पैसा एक्सटॉर्ट करेंगे। अच्छा जी, ये चाइनीज एप्लीकेशन चाइनीज एप्लीकेशन। और यदि ऑथराइज्ड एप्लीकेशन नहीं है iOS की या फिर गूगल प्ले स्टोर की, तो उसे इंस्टॉल कर दें, इंस्टॉल करने से बचें। आजकल बेटिंग के भी खूब सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं जी, ये क्या है, लीगल है कि इलीगल है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का व्यू ये है कि यदि आपने सिक्का उछाला फॉर एग्जांपल, तो उसमें इट इज टोटली गैम्बलिंग है कि हेड आया तो ये, टेल आया तो ये, तो पूरा कुल मिला के सट्टा या जुआ हो गया। जी। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट भी ये देख रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को एक मोटा रेवेन्यू आता है। ये जितने भी बैटिंग एप्स है, रमी सर्किल हो गए, इसमें गवर्नमेंट कहती है कि लक तो एक फैक्टर है, लेकिन साथ में इसमें दिमाग का प्रयोग भी होता है। मतलब रमी के अंदर आपके पास इतने पत्ते हैं तो उसमें हेड टेल वाली सिचुएशन नहीं है। जिसके पास जितना दिमाग होगा वैसा एक कह सकते हैं कि दिमाग का खेल है। वैसे ही जो ड्रीम 11 वगैरह ये एप्लीकेशन चलते हैं उसमें कि आपके दिमाग का खेल है, आप किसको कैप्टन बनाओ, किसको वाइस कैप्टन बनाओ, किनको टीम में ले। तो इसे अभी के स्तर पर गैम्बलिंग नहीं माना गया। अच्छा ये वेद है? हाँ, अभी वैध है। जबकि इससे तो कई परिवार बर्बाद हो गए। काफी परिवार बर्बाद हो गए, काफी यूथ है वो बर्बाद हो रहा है इसके कारण। और जो हम सुसाइड्स देख रहे हैं आसपास, इसका मेजर रीजन ये गैम्बलिंग, बैटिंग और ये सब है। अच्छा साइबर क्राइम का ये जो सोशल मीडिया है जी, ये भी एक कारण है? अभी मैंने जयपुर में सर एक चीज देखी है, ये जो हम कह रहे हैं सोशल मीडिया से जो फ्रॉड हो रहे हैं या सोशल मीडिया से साइबर क्राइम हो रहे हैं, जी। जयपुर में, दिल्ली में और बॉम्बे में ऐसे गैंग्स काम करती है। कुछ लड़कियों के एडमिशन करवाए जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, वेल प्लान। वो उसमें बड़े बड़े लोग शामिल होते हैं, तो उसमें वो एडमिशन उनका करवाते हैं। वो एज अ सामान्य महिला या स्त्री के तरह वो उस कोचिंग में पढ़ती है। फिर वो किसी मीडिएटर को बीच में लेके किसी पुरुष से या लड़के से दोस्ती करती है। फिर वो उनसे दोस्ती करती है, रिलेशनशिप में रहते हैं, फिर फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं। और वो टारगेट भी उन लोगों को करते हैं, जैसे कोई डॉक्टर्स के बच्चे हो गए, बड़े पैसे कोई वाले बिजनेसमैन के बच्चे हो गए, उनको टारगेट करते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं। देयर आफ्टर उनको कहती है कि आपने मेरे साथ फोर्सफुली सेक्स किया है या फोर्सफुली फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, तो मैं आपके खिलाफ रेप के एलिगेशन ये लगाऊंगी या रेप का केस है वो करूंगी। तो फिर इस वजह से भी मोटा पैसा है वो एक्सटॉर्ट किया जाता है। ये सेक्स टॉर्चर नाम से फेमस है। ये सेम वीडियो कॉल के थ्रू भी होता है। तो ये कई तरह के अपराध हो गए। कई तरह के अपराध चल रहे हैं। इन सब चीजों में तो बच्चा तो एकदम बिल्कुल फ्रेश होता है, उसको तो पता होता नहीं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। जी, 18-19 साल का जो बच्चा है उसे नहीं पता कि ऐसी प्लानिंग्स भी चल रही है क्या। 2-2 साल से प्लानिंग चलती है। लड़कियां दिल्ली से बुलाई जाती है और लड़कियां भी मतलब पढ़ाई में भी तेज होती है। वो हम उम्र की वो बच्चियां होती है जिनका एडमिशन वेल प्लान तरीके से कराया जाता है। और उसमें मैंने देखा है 2-3 जगह, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के मेरे पास कंसल्टेशन के रिगार्डिंग कॉल आई थी कि सर ऐसी स्थिति हो गई है। तो हमें तो प्राइमा फेसा ही पता लग जाता है कि ये ऐसे ट्रैप में, हनी ट्रैप टाइप ये ट्रैप है, इसमें ये फंस चुके हैं। क्योंकि और इसमें सर पुलिस भी मैनेज रहती है। अच्छा जी, पुलिस भी इसके अंदर अपना हिस्सा है वो लेती है। और फिर ये ट्रायल में क्या होता है इसका, ऐसे केसेस? ट्रायल में कुछ नहीं होता सर, एफआईआर करवाने की धमकी देते हैं। तो उस टाइम या तो आप नेगोशिएट कर लो, सेटल कर लो, 20 लाख 50 लाख 1 करोड़ जो भी पैसा मांगते हैं वो सेटल कर लो। यदि वो नहीं करवाते होती एफआईआर करवाते हैं। जैसे ही एफआईआर होती है
तो पुलिस उठाने की धमकी देती है कि हम आपको उठाएंगे, ये लड़की सही है, आप गलत हो। तो फिर उस टाइम या तो अरेस्ट हो जाओ, और इंडिया में यदि 376 जो पुराना आईपीसी था, रेप के अंदर कोई भी अंदर जाता है तो एटलीस्ट बिफोर चार्जशीट बेल होना मुश्किल है, तो 3-4 महीने आपको जेल में भी रहना पड़ सकता है। इससे डरते लोग पैसा दे देते हैं, समझौता कर लेते पैसा दे देते हैं। तो अभी और किस प्रकार से नए क्राइम चल रहे हैं? कॉल मर्जर का साइबर क्राइम आया है। कॉल मर्जर? जी, आपको फॉर एग्जांपल एक कॉल आएगा कि मैं आपके दोस्त का दोस्त बात कर रहा हूँ, आपका दोस्त है कोई कंपनी से, कंपनी में काम करता है या जैसा भी है, कि उनको कुछ आवश्यकता है, तो वो आपको कॉल करेंगे, तो कॉल मर्ज करना है एक बार। तो आपके पास कॉल आएगा एक नंबर से, आप कॉल मर्ज करोगे, वहां से एक लेडीज बोलेगी, 3 या 4 सेकंड में ओटीपी बोलेगी, वो व्यक्ति ओटीपी लिखता है और आपके पैसे से अकाउंट में पैसे गायब कर लेता है। अच्छा जी, तो इस प्रकार का ये नया जो फ्रॉड है वो हमें देखने को मिला है। तो इस प्रकार हर 2-3 महीने में जो फ्रॉड नया है, क्राइम आ रहा जी, है। और एक डिलीवरी फ्रॉड भी अभी चल रहा है कि आपको जैसे ही क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल डिलीवर करेंगे या चेकबुक आपको जब भी डिलीवर करेंगे, तो वो कॉल करेंगे कि आपके पास पहुंच गई क्या। उनको ये भी सूचना रहती है, पोस्टमैन से भी वो मिले रहते हैं या डाक विभाग में किसी न किसी व्यक्तियों से या कुरियर में किसी न किसी व्यक्तियों से मिले रहते हैं साइबर क्रिमिनल्स। वो पता कर लेते हैं कि इस व्यक्ति को चेकबुक कब इशू होगी या चेकबुक कब डिलीवर होगी या क्रेडिट कार्ड कब डिलीवर होगा। तो जैसे डिलीवर होता है वो कॉल करते हैं कि सर आपको सो एंड सो बैंक का चेकबुक है वो मिल गया क्या? हाँ मिल गया। सर आप कंफर्म करवा दीजिए, एक ओटीपी आ रहा है। तो जैसे ही आप ओटीपी देते हो, आप तो बोनाफाइडली ये सोचते हो कि ये जो कॉल आया है वो उसी बैंक से आया हो, क्योंकि इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई है, पोस्टमैन ने इन्फॉर्मेशन दे दी कि डिलीवर हो गया है। तो जी। जैसे ही आप ओटीपी देते हो वो पैसा निकाल लेते हैं। अच्छा रेवंत सिंह, एक बात बताइए, क्योंकि आप साइबर लॉ के जी एक्सपर्ट हो, जी तो आपने कोई एक्यूज की तरफ से या परिवादी की तरफ से जी कोई ऐसा केस लड़ा हो जी जिसमें या तो सजा करवाई हो या बरी करवाई हो? सर, अभी जो साइबर के ट्रायल्स जो मेरे पास आए हैं वो 2023 से आए हैं, 22-23 से आए हैं, क्योंकि अभी पुलिस ने इन्हें अरेस्ट करना चालू किया है। अभी एक केस था, फेमस 51 करोड़ का केस है, उसमें मैं एक मुलजिम का वकील आया हूँ। उसमें 111 बीएनएस जो है 51 करोड़ का केस है? जी 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 111 जो बीएनएस है वो उसमें है, जो ऑर्गेनाइज क्राइम की बात करती है, यानी 4 से 5 व्यक्ति कॉन्टिन्यूइंग कोई अनलॉफुल एक्टिविटी करते हैं, साइबर क्राइम के रिगार्डिंग हो गई, कोई इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो गया, कोई और सेक्सुअल ऑफेंस हो गया, ऐसा कोई अपराध वो करते हैं, या कोई थेफ्ट हो गया, प्लांट कोई थेफ्ट करते हैं, तो 111 बीएनएस से वो अट्रैक्ट होती है। तो एक ऐसा केस आया, तो उसमें एक मुलजिम का मैं वकील हूँ। एक मेरे पास सीकर में केस है, सीकर में एसीजेएम में वो ट्रायल चल रहा है, उसके अंदर 354D स्टॉकिंग का केस है। उसमें हम नज़दीक, बरी के बहुत नज़दीक है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैंने उसमें क्रॉस एग्जामिन किया है कि ये जो स्क्रीनशॉट जो विक्टिम ने दिए हैं इसमें यूआरएल कहीं मेंशन नहीं है। तो उसने कहा जी कहीं मेंशन नहीं है। आपने इसके साथ 65B का जो सर्टिफिकेट है वो अटैच नहीं किया। उसने कह दिया सर नहीं किया। ये यूआरएल के बेस पे आपने आईपी एड्रेस कैसे निकाला आप नहीं बता सकते। उसने कहा सर मैं नहीं बता सकता। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को क्रॉस एग्जामिन करके निकाले हैं, जिससे पूरा का पूरा जो ट्रायल है या पूरा जो केस है वो फैटल मैंने कर दिया। उसमें श्योर हम जीतेंगे और वो जो मुलजिम है वो बरी होगा। और प्रोसिक्यूशन की साइड से जो विक्टिम साइड है उसकी तरफ से मैंने अराउंड 60 to 70 लाख रुपीज है वो रिफंड करवा दिए। यानी यदि किसी अच्छा। व्यक्ति के साथ फ्रॉड हो जाता है, 1930 पे वो कॉल करता है और जिस अकाउंट में उसका पैसा गया है तो वो होल्ड हो गया, तो वो हमारे पास आता है, तो हम थ्रू सेक्शन 503 बीएनएसएस की जो पिटीशन है उसके थ्रू, कोर्ट ऑर्डर के थ्रू हम 60 से 70 लाख रुपए अभी तक रिफंड करवा चुके हैं। अच्छा, आपने कहा कि एक केस है जिसमें जी हम बरी होने की जी कगार पर है। जी कोई आपने एथिक्स नहीं बनाया कि मुझे इस टाइप से मुकदमे लेने नहीं है? सर, एक्चुअली क्या है कि बीइंग अ लॉयर ये मेरा ऑब्लिगेशन है कि यदि कोई भी व्यक्ति विधिक सहायता के लिए मेरे पास आता है तो मैं उसे मना ना करूं, इस बेस पे मना ना करूं कि वो गिल्टी है या मैं ऐसा सोचूं कि गिल्टी है। दैट इज माय लीगल ऑब्लिगेशन। अच्छा, आपने कहा कि बीकानेर और जोधपुर में करीब 50,000 अकाउंट है जो बिक चुके हैं जी और जिसमें मोस्टली यूथ से अकाउंट लिए गए जी जिसको कुछ पता नहीं है। जी अच्छा, इसमें यदि कोई क्राइम हो गया, जी उस बच्चे को कितनी सजा होगी या वो जी बरी होने की कितनी संभावना है उसमें? जी मैं हमेशा अपने वीडियोस में भी कहता हूँ, अपने चैनल पे भी वीडियोस बनाता हूँ या लोगों से मिलता हूँ तब भी कहता हूँ कि जो साइबर क्राइम है, 111 बीएनएस का जो क्राइम है, ये क्राइम मर्डर से भी घातक है। यानी आपने किसी का मर्डर कर दिया ना, तो वहां पे प्रोबेबिलिटीज हैं आपकी बचने की, यहाँ और नहीं है। आप इतना दुख नहीं पाओगे, कुल मिला के आपको इतनी तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी यदि आप किसी का मर्डर कर देते हैं। नहीं करना चाहिए, इट इज क्राइम, उसमें भी फांसी की सजा है। लेकिन साइबर क्राइम में क्या है सर, फॉर एग्जाम्पल मैंने मेरा अकाउंट किसी को बेच दिया,
कमीशन के बेस पे बेच दिया, कुछ पैसे लेके बेच दिया, या कुछ भी नहीं दिया, बोनाफाइडली मैंने किसी को दे दिया। अब जिसको मैंने अकाउंट दिया है उसने उसमें जो फ्रॉड अमाउंट है या फ्रॉड मनी वो मंगवाया है, वो पैसा मैंने विड्रॉल कर दिया या किसी को आगे सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर में आगे भेज दिया। अब जैसे ही ये मैंने अकाउंट दिया वैसे ही मैं इस ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा बन गया। यानी जो गैंग काम कर रही है, एक दिल्ली बैठी है, एक कलकत्ता बैठी है, एक जमताड़ा बैठी है, एक कुछ जो लोकल लोग हैं जो मुझसे अकाउंट लेके गए हैं वो बैठे हुए हैं, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं ऑर्गेनाइज क्राइम का हिस्सा बन गया। और जैसे मैंने अकाउंट दे दिया तो मैं सबसे बड़ा अपराधी बन गया, क्योंकि जो मेरे ट्रेस होने की प्रोबेबिलिटीज है वो सबसे ज्यादा है, क्योंकि अकाउंट मेरा जी है। फॉर एग्जांपल मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए फ्रॉड का पैसा आया, 10 लोगों से आया, एक कर्नाटका का, एक तमिलनाडु का, एक कलकत्ता का, एक जम्मू एंड कश्मीर का, एक हरियाणा का, एक राजस्थान का, ऐसे करके 8-10 कंप्लेंट मेरे खिलाफ फाइल हुई। ये हमारे पास कॉल आया, ओटीपी मांगा, तो हमारे साथ लाख रुपए का फ्रॉड हो गया। तो ऐसे 8-10 लोगों के साथ 8-10 लाख का फ्रॉड हो गया। और ये मुकदमे अलग अलग हो गए जी, अब हर स्टेट में अलग अलग मुकदमे दर्ज हो गए, 8-10 मोटा मोटी मुकदमे दर्ज हो गए। अब पुलिस के पास जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तो पुलिस देखेगी, सबसे पहले तो मुलजिम को पकड़ेंगे, देर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन करेंगे या चार्जशीट लेके आएंगे। तो मुलजिम को इस बेस पे पकड़ा जाएगा कि पैसा किसके खाते में गया है। यदि पैसा रेवंत सिंह के खाते में गया है तो पुलिस ट्रेस करेगी कि रेवंत सिंह के बैंक को नोटिस भेजें, इसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी लेके। तो जैसे ही मेरा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी बैंक दे देगा तो मुझे ट्रेस करेंगे इसकी लोकेशन का है। मेरी लोकेशन यदि बीकानेर की मिलती है तो मेरे घर के आसपास आएंगे, सिविल ड्रेस में आते हैं बाहर की पुलिस वाले, तमिलनाडु से भी आ सकते हैं, जहां भी एफआईआर हुई है वहां के लोग आ सकते हैं, मुझे उठा लेंगे। फिर मुझे उठाएंगे, फिर मुझसे पूछेंगे कि आपने किसको दिया था अकाउंट, तो मैं उसका नाम बताऊंगा, तो मेरी जो शिनाख्त है उसके बेस पे उस व्यक्ति को उठाएंगे। फिर जो इसमें मेन क्रिमिनल्स है वो तो पकड़े नहीं जाते क्योंकि वो तो टेलीग्राम से डील करते हैं, कोई लिंक नहीं बैठता कि आप उनसे, जो मेन आका है जो मोटा पैसा कमाते हैं उनको पकड़ना बहुत मुश्किल है, नियरली इम्पॉसिबल भी है। तो जो अकाउंट देने वाला व्यक्ति है, जो अकाउंट में जो दलालियां करते हैं, जो एजेंट्स होते हैं जो अकाउंट दिलवाते हैं, वो पकड़े जाते हैं। अब मुझे उठा के ले गए तमिलनाडु वाले। तमिलनाडु में मेरे पास 111 बीएनएस लग जाएगी, 61 बीएनएस लग जाएगी जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 लग जाएगा जो कॉमन इंटेंशन है ना, एक्ट डन इन कॉमन इंटेंशन। साथ में 66C आईटी एक्ट लग जाएगी, 66D आईटी एक्ट लग जाएगी। यानी इन्वेस्टिगेशन जो इसकी करेगा वो इंस्पेक्टर रैंक का आदमी करेगा। और यदि कोई डिजिटल अरेस्ट से कोई क्राइम हुआ है तो इसमें सेक्शन 338 ऑफ द बीएनएस भी लग जाएगी। अब सेक्शन 338 बीएनएस में भी लाइफ इम्प्रिजमेंट है, उम्र कैद की सजा है। 111 बीएनएस में भी लाइफ इम्प्रिजमेंट है, यानी उम्र कैद की सजा है। और यदि विक्टिम मर गया है तो फांसी की सजा भी हो सकती है, और जो फाइन है वो 2-2, 5-5 लाख के। तो ऐसे 10 मुकदमे भारत के अलग अलग कोनों में मेरे पास दर्ज। साइबर में जो ट्रेंड है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल नहीं देनी है आपको बिफोर चार्जशीट। बिफोर चार्जशीट मेरी बेल नहीं होगी यदि सेक्शन 338 बीएनएस है। यदि 467 आईपीसी है तो मेरी बेल बिफोर चार्जशीट होना नियरली इम्पॉसिबल है। अभी साइबर जो पुलिस स्टेशन है उन्होंने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जी, कि जैसे ही किसी क्रिमिनल को वो अरेस्ट करेंगे तो उसको सेंटर पोर्टल पे भेज देंगे कि इसके खिलाफ कोई और भी मुकदमे है तो इसको प्रोडक्शन रिमांड पे उठा के ले जाओ। तो अब मुझे तो ये एक सेंट्रलाइज हो गया सिस्टम जी, अब मुझे 10 अलग अलग पुलिस स्टेशन वाले लेके जाएंगे, मेरी पुलिस कस्टडी लेंगे, जुडिशियल कस्टडी लेंगे। तो मेरे घर वाले क्या इतने सक्षम हैं कि 10 जगह पुलिस के पास जाएं, पुलिस से बात करें, या वहां वकील खड़ा करें, या 10 ट्रायल फेस करें। और बिना विक्टिम से राजीनामा क्वैश होना भी बहुत मुश्किल है, क्वैशिंग की प्रोबेबिलिटीज भी बहुत कम है। सुप्रीम कोर्ट में कई पिटिशन लगी अंडर सेक्शन 406 सीआरपीसी कि आप ट्रांसफर कर दे केसेस। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि यदि आपने अकाउंट दिया तो आपने क्राइम तो किया है, तो ट्रांसफर भी नहीं हो सकती। लॉ में प्रोविजन है किसी केस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हैज अ जुरिसडिक्शन टू ट्रांसफर द केसेस। इवन देयर इज अ लॉ फॉर द मर्जर ऑफ द एफआईआर। कुल मिला के ऐसे बच्चों की लाइफ बर्बाद हो जाती है। बिल्कुल, जीवन बर्बाद हो जाता है, तो बचना बहुत मुश्किल है। यदि आपके खिलाफ कोई नोटिस आया या आपने कोई अपना बैंक अकाउंट किसी को दे दिया तो एज सुन एज पॉसिबल आप किसी अच्छे साइबर वकील से मिले या जो अच्छा क्रिमिनल लॉयर है उससे मिले, कंसल्ट करें मैटर, तो वो कुछ ना कुछ बचाव के रास्ते हैं वो निकाल सकता है। मुझे लगता है पेरेंट्स को भी बताना चाहिए बच्चों जी, को। पेरेंट्स को पूछना चाहिए कि आपने अकाउंट तो दिए नहीं, क्या पता डर के मारे नहीं बता पा रहे हैं। क्योंकि एक बार यदि कोई व्यक्ति अरेस्ट हो जाता है सर, तो फिर 1-2 साल की तो बेल होना भी मुश्किल है। और यदि उसको प्रोडक्शन रिमांड पे उठाते ले जा रहे हैं, हमने 2-4 केसेस देखे, प्रोडक्शन रिमांड पे झारखंड ले गए, फिर कलकत्ता ले गए, फिर तमिलनाडु ले गए, फिर केरल में ले गए। आप सर सोचो कि केरल में जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है वो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहा, पुलिस वाले आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे,
जेल में जेल स्टाफ भी नहीं समझ पा रहे हैं, जो साथ में इनमेट्स हैं, जो कैदी हैं, वो भी आपकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, तो क्या स्थिति वहां पे होती है। तो साइबर क्राइम बहुत खतरनाक क्राइम है, सामान्य क्राइम नहीं है। आपको अकाउंट किसी भी हालत में नहीं देना चाहिए, और कोई आपका रिलेटिव भी आपको कहता है कि मैं आपको कोई पैसा डाल रहा हूँ, तो तब उसको भी भी नहीं देना। एक्सेप्ट ना करें। तो रेवंत सिंह, आपने साइबर क्राइम को लेकर के खूब सारी जानकारी हमारे जी। साथ शेयर की। जी। आप हमारे यहाँ पधारे, जी। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।